हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं कोसी की आस। और आज एक बार फिर से हम अपने अगले वीडियो में आए हैं इग्नू से हिंदी में स्नातकोत्तर अथवा एमए कर रहे छात्रों की सफलता के लिए। इग्नू के जो प्रथम वर्ष में जो 4 पेपर हैं, MSD 02, 03, 04 और 06, तो 2 का एक ही साथ हम लोगों ने किया। उसमें मतलब पूरा कंप्लीट वीडियो एक में ही बना है। लेकिन MSD 3 में बहुत ज़्यादा बड़ा होने की वजह से इसको हमने पार्ट में किया है। तो पार्ट 1 में हमने उपन्यास और कहानियाँ पढ़ना है इसमें। तो उपन्यास जो 3 हम लोगों ने सेलेक्ट किया था, गोदान, मैला आंचल और धरती धरना अपना, उससे संबंधित सवाल किए। पार्ट 2 में हमने जो कहानी है, जिस 6 कहानियों को हम लोगों को पढ़ना है, 7 कहानियों को, उस कहानी में से 2 कहानी पाजेब जो जैनेंद्र कुमार द्वारा रचित है, और रोज अज्ञेय की कहानी, इसको हम लोगों ने पढ़ा और उससे संबंधित सवाल किए। अब जो तीसरी कहानी है मन्नू भंडारी की, वो त्रिशंकु कहानी, एक आज़ाद ख्याल माँ के उलझन की, उसको हम लोग पहले पढ़ेंगे और उससे संबंधित सवाल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कहता है, यह कहानी एक आज़ाद ख्याल की माँ की है। उसकी बेटी पर फब्तियाँ कसने वाले लड़कों में से उसकी दोस्ती करा दी। उन लड़कों पर घर आना जाना शुरू हो गया। उसकी बेटी और एक लड़के शेखर के बीच प्रेम पनप जाता है। इस प्रेम को माँ कैसे देखती है? क्या आज़ाद ख्याल वाली माँ अब आज़ाद ख्याल वाली रह पाएगी क्या? घर की शुरुआत करते हैं। घर की चारदीवारी आदमी को सुरक्षा देती है, पर उस साथ ही उसे एक सीमा में बांधती भी है। स्कूल कॉलेज जहाँ व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास करते हैं, वहीं नियम कायदे और अनुशासन के नाम पर उसके व्यक्तित्व को कुंठित भी करते हैं। बात यह है बंधु कि हर बात का विरोध उसके भीतर ही रहता है। ये सब मैं किसी किताब के उदाहरण नहीं पेश कर रही। ऐसी भारी भरकम किताबें पढ़ने का तो मेरा बूता ही नहीं। वे तो उन बातों और बहसों के टुकड़े हैं जो रात दिन हमारे घर में हुआ करती है। हमारा घर यानी बुद्धिजीवियों का अखाड़ा। यहाँ सिगरेट के धुएं और कॉफ़ी के प्यालों के बीच बातों के बड़े बड़े तुमार बांधे जाते हैं। बड़ी बड़ी शाब्दिक क्रांतियाँ की जाती है। इस घर में काम कम और बातें ज़्यादा होती है। मैंने कहीं पढ़ा तो नहीं, पर अपने घर से यह लगता जरूर है कि बुद्धिजीवियों के लिए काम करना शायद वर्जित है। मातुश्री अपने 3 घंटे के तफरीह नुमा नौकरी बाँचने के बाद मुक्त थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने के बाद जो समय बचता है, वह या तो बात बहस में जाता है या फिर लेट लगाने में। उनका ख्याल है कि शरीर के निष्क्रिय होते ही मन मस्तिष्क सक्रिय हो उठते हैं, और वे दिन के 24 घंटे में 12 घंटे अपना मन मस्तिष्क ही सक्रिय बनाए रखती हैं। पिताश्री और भी 2 कदम आगे, उनका बस चले तो वे नहाएं भी अपनी मेज़ पर ही। जिस बात की हमारे यहाँ सबसे अधिक कताई होती है, वह है आधुनिकता। पर जरा ठहरिए, आप आधुनिकता का अर्थ गलत मत लगाइए। यह बाल काटने और छुरी काटे के खाने वाली आधुनिकता कतई नहीं है। यह है ठेठ बुद्धिजीवियों की आधुनिकता। यह क्या होती है सो तो ठीक ठाक मैं भी नहीं जानती, पर हाँ, इसमें लीक छोड़ने की बात बहुत सुनाई देती है। पर लीक की दुलत्ती झाड़ते आइए, सिर आँखों पर लीक से चिपक कर आइए, दुलत्ती खाइए। बहसों में यूँ तो दुनिया जहान के विषय पीसे जाते हैं, पर एक विषय शायद सब लोगों को बहुत प्रिय है, वह है शादी। शादी यानी बर्बादी। हल्के फुल्के ढंग से शुरू हुई बात एकदम बौद्धिक स्तर पर चली जाती है। विवाह संस्था एकदम खोखली हो चुकी है। पति पत्नी का संबंध नकली और ऊपर से थोपा हुआ है, और फिर धुआंधार ढंग से विवाद की धज्जियाँ उड़ाई जाती है, विवाह की धज्जियाँ। इस बहस में अक्सर स्त्रियां एक तरफ हो जाती है और पुरुष एक तरफ, और बहस का माहौल कुछ ऐसा हो जाता है कि ज़रूर 1-2 लोग तलाक दे बैठेंगे। पर मैंने देखा कि ऐसा कोई हादसा कभी नहीं हुआ। सारे ही मित्र सारे ही मित्र लोग अपने अपने ब्याह की खूब अच्छी तरह
तरह समेट कर उस पर जमकर आसन मारे बैठे हैं। हाँ, बहस की रफ्तार और टोन आज भी वही है। अब सोचिए, ब्याह को कोसेंगे तो फ्री लव और फ्री सेक्स को तो परोसना पोसना ही पड़ेगा। इसमें पुरुष लोग उछल उछल कर आगे रहते कुछ कुछ इस भाव से मानो कहते हैं कि इसका आधा सुख तो वे ले ही लेंगे। पापा खुद बड़े समर्थक हैं, पर हुआ यूं कि घर में हमेशा चुप रहने वाली दूर दराज की एक दीदिया ने बिना कभी इन बहसों में भाग लिए इस पर पूरी तरह अमल कर डाला। तो पाया कि सारी आधुनिकता अधम। वह तो फिर मम्मी ने बड़े सहज ढंग से सारी बातों को संभाला और निरर्थक विवाह के बंधन में बांध कर दीदिया का जीवन सार्थक किया। हालांकि यह बात अब बहुत पुरानी है और मैंने तो बड़ी दबी ढकी जुबान से इसका जिक्र ही सुना है। वैसे पापा मम्मी का भी प्रेम विवाह हुआ है। यूँ यह बात बिल्कुल दूसरी है। होश संभालने के बाद मैंने उन्हें प्रेम करते नहीं बल्कि केवल बहस करते ही देखा है। विवाह के पहले अपने इस निर्णय पर मम्मी को नाना से बहुत बहस करनी पड़ी थी और बहस का यह दौर बहुत लंबा भी चला था। शायद इसके बावजूद यह बहस विवाह प्रेम प्रेम विवाह ही है। विवाह नहीं, प्रेम विवाह ही है जिसका जिक्र मम्मी बड़े गर्व से किया करती है। गर्व विवाह को लेकर नहीं, पर इस बात को लेकर कि किस प्रकार उन्होंने नाना से मोर्चा लिया। अपने और नाना के बीच हुए संवादों को वो इतनी बार दोहरा चुकी है कि मुझे वे कंठस्थ से हो गए हैं। आज भी जब वे उसकी चर्चा करती है तो लीक से हटकर कुछ करने का संतोष उनके चेहरे पर झलक उठता है। बस ऐसे ही घर में मैं पली बड़ी, बड़े मुक्त और स्वच्छंद ढंग से, और पलते पलते एक दिन अचानक बड़ी हो गई। बड़े होने का यह एहसास मेरे अपने भीतर से इतना नहीं फूटा जितना बाहर से। इसके साथ ही एक दिलचस्प घटना जुड़ी हुई है। हुआ यूँ कि घर के ठीक सामने एक बरसाती है, एक कमरा और उसके सामने फैली छत। उसमें हर साल 2-3 विद्यार्थी आकर रहते, छत पर घूम घूम कर पढ़ते, पर कभी ध्यान ही नहीं गया। शायद ध्यान जाने जैसी मेरी उम्र ही न थी। इस बार देखा वहाँ 2 लड़के आए थे, तो वे 2 ही, पर शाम तक उनके मित्रों का एक अच्छा खासा जमघट हो जाता और सारी छत ही नहीं सारा मोहल्ला तक गुलजार हंसी मजाक गाना बजाना और आसपास की जो भी लड़कियां उनके नज़र के दायरे में आ जाती उन पर चुटीली फब्तियां पर उनकी नज़रों की असली केंद्र हमारा घर, और स्पष्ट कहूँ तो मैं ही थी। बरामदे पर निकलकर मैं कुछ भी करूँ, उधर से एक ना एक रिमार्क हवा में उछलता हुआ टपकता और मैं भीतर तक थरथरा उठती। मुझे पहली बार लगा कि मैं हूँ और केवल हूँ ही नहीं, किसी के आकर्षण का केंद्र हूँ। ईमानदारी से कहूँ तो अपने होने का यह पहला एहसास बड़ा रोमांचक लगा और अपनी ही नज़रों में नई हो उठी, नई और बड़ी अजीब सी स्थिति थी। जब वे फब्तियाँ कसते तो मैं गुस्से से भन्ना जाती। हालांकि उनकी फब्तियों में शिष्टता कहीं नहीं थी तो केवल मन को सहलाने वाली एक चुहल। पर जब वे नहीं होते या होकर भी आपस में मशगूल होते तो मैं प्रतीक्षा करती रहती। एक अनाम सी बेचैनी भीतर ही भीतर कसमसाती रहती। आलम यह है कि हर हाल में ध्यान वहीं अटका रहता और मैं कमरा छोड़कर बरामदे में टंगी रहती। पर इन लड़कों के इस हल्ले गुल्ले वाले व्यवहार ने मोहल्ले वालों की नींद जरूर हराम कर दी। हमारा मोहल्ला यानी हाथरस खुर्जा के लालाओं की बस्ती, जिनके घरों में किशोरी लड़कियां थीं, वे बाहें चढ़ा चढ़ा कर दांत और लात तोड़ने की धमकियां दे रहे थे, क्योंकि सबको अपनी लड़कियों का भविष्य खतरे में दिखाई दे रहा था। मोहल्ले में इतनी सरगर्मी और मेरे मम्मी पापा को कुछ पता ही नहीं। बात असल में यह कि इन लोगों ने अपनी स्थिति एक द्वीप जैसी बना रखी थी, सबके बीच रहकर भी सबसे अलग। एक दिन मैंने मम्मी से कहा, मम्मी ये जो सामने लड़के आए हैं, जब देखो मुझ पर रिमार्क पास करते हैं। मैं चुपचाप नहीं सुनूंगी, मैं भी यहाँ जवाब दूंगी। कौन लड़के? मम्मी ने आश्चर्य से पूछा। कमाल है, मम्मी को कुछ पता ही नहीं। मैंने कुछ खीस और कुछ पुलुक से मिले जुले स्वर में सारी बात बताई, पर मम्मी पर कोई विशेष प्रतिक्रिया ही नहीं हुई। बताना कौन ये लड़के? बड़े ठंडे लहजे में उन्होंने कहा और फिर पढ़ने लगी। अपना छेरा जाना
अपना चेहरा जाना मुझे जितना सनसनीखेज लग रहा था, उस पर मम्मी की ऐसी उदासीनता मुझे अच्छी नहीं लगी। और कोई और माँ होती तो फेंटा कसकर निकल जाती और उसकी 7 पुश्तों को ताड़ देती, पर पर जैसे कोई असर ही नहीं हुआ। दोपहर ढले, लड़कों की मजलिस छत पर जमी तो मैंने मम्मी को देख बताया, देखा ये लड़के तो सारे समय इधर देखते रहते हैं और मैं कुछ भी करूं उस पर फप्तियां कसते हैं। पता नहीं मेरे कहने में ऐसा क्या था कि मम्मी एकटक मेरी ओर देखती रही, फिर धीरे से मुस्कुराई। थोड़ी देर तक छत वाले लड़कों का मुआयना करने के बाद बोली, कल शाम को इन लोगों को चाय पर बुला लेते हैं और तुमसे दोस्ती करवा देते हैं। मैं तो अवाक, मैं तुम इन्हें चाय पर बुलाओगी? मुझे जैसे मम्मी की बात पर विश्वास ही नहीं आ रहा था। हाँ क्यों, क्या हुआ? अरे यह तो हमारे ज़माने में होता था कि मिल तो सकते नहीं, बस दूर से ही फब्तियाँ कस कस कर तसल्ली करो। अब तो ज़माना बदल गया है। मैं इस विचार मंत्र से ही पुलकित लगा। माँ सचमुच कोई ऊंची चीज़ है। ये हमारे लोग हमारे घर आएंगे और मुझसे दोस्ती करेंगे। एकाएक मुझे लगने लगा कि मैं बहुत अकेली हूँ और मुझे किसी दोस्ती की सख्त आवश्यकता है। इस मोहल्ले में मेरा किसी से विशेष मेल जोल नहीं है। घर में केवल मम्मी पापा के दोस्त ही आते हैं। दूसरा दिन मेरा बहुत ही संशय में बीता। पता नहीं मम्मी अपनी बात पूरी भी करती हैं या रो यूं ही रो में कह गई और बात खत्म। शाम को मैंने याद दिलाने के लिए ही कहा, मम्मी तुम सचमुच ही इन लड़कों को बुलाने जाओगी? शब्द मेरे यही थे, वरना भाव तो था कि मम्मी जाओ ना प्लीज़। और मम्मी सचमुच ही चली गई। मुझे याद नहीं मम्मी 2-4 बार से अधिक मोहल्ले में किसी के घर गई हूँ। मैं सांस रोक कर उनके लौटने की प्रतीक्षा करती रही। एक विचित्र सी थिरकन मैं अंग प्रत्यंग में महसूस कर रही थी। कहीं मम्मी साथ ही ले आई हो तो, कहीं वे मम्मी से बदतमीजी से पेश आए तो, पर नहीं, वे ऐसे लगते तो नहीं हैं। कोई घंटे भर बाद मम्मी लौटी बेहद प्रसन्न। मुझे देखते ही उनकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उन्हें अभी तक तो लोग अपने अपने घरों से ही लात दांत तोड़ने की धमकी दे रहे थे। मैं जैसे सीधे घर ही पहुंच गई और उसकी हड्डी पसली एक करने पर फिर तो इनका इतनी खातिर की बेचारों ने कि बस बड़े ही स्वीट बच्चे हैं, बाहर से आए हैं, हॉस्टल में जगह नहीं मिली इसलिए कमरा लेकर रह रहे हैं। शाम को जब पापा आएंगे तब बुलवा लेंगे। प्रतीक्षा में समय इतना बोझिल हो जाता है, यह भी मेरा पहला अनुभव था। पापा आए तो मम्मी ने बड़े उमंग कर सारी बातें बताई। सबसे कुछ अलग करने का संतोष और गर्व उनके हर शब्द में जैसे छलका पड़ रहा था। पापा ही कौन, पीछे रहने वाले उन्होंने सुना तो वे भी प्रसन्न। बुलाओ लड़कों को, अरे खेलने खाने दो और मस्ती मारने दो बच्चों को। मम्मी पापा की अपनी आधुनिकता तुष्ट करने का एक जोरदार अवसर मिल रहा था। नौकर को भेजकर उन्हें बुलवाया गया और अगले ही क्षण सब हाजिर। मम्मी ने बड़े कायदे से परिचय करवाया और हलो हाय का शुल्क आदि के रूप में लिया जाने वाला धन का आदान प्रदान किया। तनु बेटे अपने दोस्तों के लिए चाय बनाओ। धत तेरे की, मम्मी के दोस्त आए तब भी तनु बेटा चाय बनाया और उसके दोस्त आए तब भी, पर मन मारकर उठी। चाय पानी होता रहा, खूब हंसी मजाक भी चली। ये सफाई पेश कर रहे हैं कि मोहल्ले वाले झूठ मूठ के ही उन्हें पीछे पड़े रहते हैं। वे तो ऐसा कुछ भी नहीं करते, जस्ट फॉर फन कुछ कर दिया, वरना इन सब से कोई मतलब नहीं। पापा ने बढ़ावा देते हुए कहा, अरे इस उम्र में तो ये सब करना ही चाहिए, हमें मौका मिले तो आज भी करने से बाज ना आए। हंसी की एक लहर यहाँ से वहाँ तक दौड़ आई। कोई 2 घंटे बाद वे चलने लगे तो मम्मी ने कहा, देखो इसे अपना ही घर समझो, जब इच्छा हो चले आया करो। हमारी तनु बिटिया को अच्छी कंपनी मिल जाएगी, कभी तुम लोगों से कुछ पढ़ भी लिया करेगी, और देखो कुछ खाने पीने का मन हुआ तो बता दिया करना, लिए आया करूँगी। और वे लोग पापा के खुलेपन और मम्मी की आत्मीयता और स्नेह पर मुग्ध होकर चले गए, बस जिससे दोस्ती करवाने के लिए कि मात्र दर्शक भर ही बनी रही। उनके जाने के बाद बड़ा देर तक उनका
उनको लेकर चर्चा होती रही। अपने घर की किशोरी लड़की को छेड़ने वाले लड़कों को घर बुलाकर चाय पिलाई जाए और लड़की से दोस्ती करवाई जाए, यह सारी बात ही बड़ी थ्रिलिंग और रोमांचक लग रही थी। दूसरे दिन से मम्मी हर आने वाले से इस घटना का उल्लेख करती, वर्णन करने में पटु। मम्मी नीरस से नीरस बात को ऐसे दिलचस्प बना देती हैं, फिर यह तो बात ही बड़ी दिलचस्प थी। तो सुनता सुनता वही कहता, वाह, यह हुई ना कुछ बात। आपका बड़ा स्वस्थ दृष्टिकोण है चीज़ों के प्रति, वरना लोग बातें तो बड़ी बड़ी करेंगे पर बच्चों को घोंट कर रखेंगे, और जरा सा शक सुबह हो जाए तो बाकायदा जासूसी करेंगे। और मम्मी इस प्रशंसा से निहाल होती हुई कहती, और नहीं तो क्या, मुक्त रहो और बच्चों को मुक्त रखो। हम लोगों को बचपन में यह मत करो, यहाँ मत जाओ कह कह कर कितना बांधा गया था। हमारे बच्चे तो कम से कम इस घुटन से शिकार न हो। पर मम्मी का बच्चा उस समय एक दूसरी ही घुटन का शिकार हो रहा था। वह यह कि जिस नाटक की हीरोइन उसे बनना था, उसकी हीरोइन मम्मी बन बैठी। खैर, इस सारी घटना का परिणाम यह हुआ कि उन लड़कों का व्यवहार एकदम ही बदल गया। जिस शराफत को मम्मी ने उस पर लाद दिया, उसके अनुरूप व्यवहार करना उनकी मजबूरी बन गया। अब वो जब भी वे अपनी छत पर मम्मी पापा को देखते तो अदब में लपेट कर एक नमस्कार, और मुझे देखते तो मुस्कान में पलट कर एक हाय उछाल देते। फब्तियों की जगह बाकायदा हमारा वार्तालाप शुरू हो गया। बड़ा खुला और बेझिझक वार्तालाप। हमारे बरामदे और छत में इतना ही फासला था कि जोर से बोलने पर बातचीत की जा सकती थी। हाँ, एक बात जरूर थी कि हमारा बातचीत सारा मोहल्ला सुन सकता था, और काफ़ी दिलचस्पी से सुनता था। जैसे ही हम लोग चालू होते, पास पड़ोस की लड़की खिड़कियों में चार छह सिर और धर आकर चिपक जाते। मोहल्लों में लड़कियों के प्रेम प्रसंग न हो ऐसी बात तो थी नहीं, बाकायदा लड़कियों के भागने तक की घटनाएं घट चुकी थी, पर वह सब कुछ बड़े गुप्त और छिपे ढंग से होता था। और मोहल्ले वाले जब अपनी पैनी नज़रों से किसी रहस्य को जान लेते थे तो बड़ा संतोष उन्हें होता था। पुरुष मूँछों पर ताव देकर और स्त्रियां हाथ नचा नचा कर खूब नमक मिर्च लगाकर इन घटनाओं का यहाँ से वहाँ तक प्रचार करती, कुछ इस भाव से कि अरे हमने दुनिया देखी है, हमारी आंखों में कोई नहीं धूल झोंक सकता। पर यहाँ स्थिति ही उलट गई थी। हमारी वार्तालाप इतने खुलेआम होता था कि लोगों की खिड़कियों की ओट में छिप छिप कर देखना सुनना पड़ता था, और सुनकर भी ऐसा कुछ उनके हाथ नहीं लगता था जिससे वे आत्मिक संतोष पाते। पर बात को बढ़ाना था, और बात बढ़ी। हुआ यह कि धीरे धीरे छत की मजलिस मेरे अपने कमरे में जमने लगी। रोज़ ही कभी दो, कभी तीन, कभी चार लड़के आकर जम जाते और दुनिया भर के हंसी मजाक और गपशप का दौर चलता। गाना बजाना भी होता और चाय पानी भी। शाम को मम्मी पापा के मित्र आते तो इन लोगों में से कोई न कोई बैठा ही होता। शुरू में जिन लोगों ने मुक्त रहो और मुक्त रखो की बड़ी प्रशंसा की, उन्होंने मुक्त रहने का जो रूप देखा तो उनकी आंखों में भी कुछ अजीब सी शंकाएं तैरने लगी। मम्मी की एकाध मित्र ने दबी जुबान में कहा कि तनु तो बड़ी फास्ट चल रही है। मम्मी का अपना सारा उत्साह मंद पड़ गया था, और लीक से हटकर कुछ करने की थ्रिल पूरी तरह झड़ चुकी थी। अब तो उन्हें इस नंगी सच्चाई को झेलना था कि उसकी निहायत कच्ची और नाजुक उम्र की लड़की तीन चार लड़कों के बीच घिरी रही है। और मम्मी की स्थिति यह थी कि वे न इस स्थिति को पूरी तरह स्वीकार कर पा रही थी, और न ही अपने द्वारा बड़े जोश में शुरू किए इस सिलसिले को नकार पा रही थी। आखिर एक दिन उन्होंने मुझे अपने पास बिठाकर कहा, तनु बेटे, ये लोग रोज़ रोज़ आकर यहाँ जम जाते हैं, आखिर तुमको पढ़ना लिखना भी तो है। मैं देख रही हूँ कि एक दोस्ती के चक्कर में तेरी पढ़ाई लिखाई सब चौपट होती जा रही है। इस तरह से यह सब नहीं चलेगा। रात को पढ़ती तो हूँ, लापरवाही से मैंने कहा, खाक पड़ती है। रात को समय ही कितना मिलता है, और फिर यह रोज़ रोज़ की धमा चौकड़ी मुझे वैसे भी पसंद नहीं। ठीक है, 4-6 दिन में कभी आ गए, गपशप कर ली, पर यहाँ तो एक ना एक रोज़ डटा रहता है। मम्मी के स्वर में आक्रोश का पुट गहराता जा रहा था। मम्मी का यह टोन मुझे अच्छी नहीं लगी, पर मैं चुप। तू तो उनसे बहुत खुल गई है,
कह दे कि वे लोग भी बैठकर पढ़े और तुझे भी पढ़ने दे, और तुझसे ना कहा जाए तो मैं कह दूंगी। पर किसी के भी कहने की नौबत नहीं आई। कुछ तो पढ़ाई के डर से, कुछ दिल्ली के दूसरे आकर्षण से खींचकर हॉस्टल वाले लड़कों का आना कम हो गया। पर सामने के कमरे से शेखर रोज ही आ जाता, कभी दोपहर में तो कभी शाम को। 3-4 लोगों की उपस्थिति में उसकी जिस बात पर मैंने ध्यान नहीं दिया, वही बात अकेले में सबसे अधिक उजागर होती होकर गई। वह बोलता कम था, पर शब्दों के परे बहुत कुछ कहने की कोशिश करता था, और एकाएक ही मैं उसकी अनकही भाषा समझने लगी। केवल समझने ही नहीं लगी, प्रत्युत्तर भी देने लगी। जल्दी ही मेरी समझ में आ गया कि शेखर और मेरे बीच बीच प्रेम जैसी कोई चीज़ पनपने लगी है। यूं तो शायद मैं समझ ही नहीं पाती, पर हिंदी फिल्म देखने के बाद इसको समझने में खास मुश्किल नहीं हुई। जब तक मन में कहीं कुछ नहीं था, सब कुछ बड़ा खुला था, पर जैसे ही कुछ हुआ तो उसे औरों की नज़र से बचाने की इच्छा भी साथ आई। जब कभी दूसरे लड़के आते तो सीढ़ियों से ही शोर करते आते, ज़ोर ज़ोर से बोलते, लेकिन शेखर जब भी आता रेंगता हुआ आता और फुसफुसा कर हम बातें करते। वैसी बातें बहुत ही साधारण होती थी, स्कूल की, कॉलेज की, पर फुसफुसा कर करने में ही वे कुछ विशेष लगती थी। प्रेम को कुछ रहस्यमय, कुछ गुपचुप बना दो तो वह बड़ा थ्रिलिंग हो जाता है, वरना तो एकदम सीधा सपाट। पर मम्मी के पास घर और घर वालों के हर रहस्य को जान लेने की एक छठी इंद्रिय है, जिससे पापा भी काफ़ी त्रस्त रहते हैं। उससे उन्हें यह सब समझने में जरा भी देर नहीं लगी। शेखर कितना ही दब छिप कर आता और मम्मी घर के किसी कोने में होती, फट से प्रकट हो जाती, या फिर वहीं से पूछती, तनु कौन है तुम्हारे कमरे में। मैंने देखा कि शेखर के इस रवैये से मम्मी के चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी झलकने लगी। पर मम्मी इस बात को लेकर यूं परेशान हो उठेंगी, यह मैं सोच भी नहीं सकता। जिस घर में रात दिन तरह तरह के प्रेम प्रसंग ही पीसे जाते हों, कुंवारों के प्रेम प्रसंग, विवाहितों के प्रेम प्रसंग, 2-3 प्रेमियों एक साथ चलने वाले प्रेम प्रसंग, उस घर के लिए यह बात बहुत ही मामूली होनी चाहिए। जब लड़कों से दोस्ती की है तो एक आध से प्रेम भी तो हो सकता है। मम्मी ने शायद समझ लिया था यह सारी स्थिति आजकल की कलात्मक फिल्मों की तरह चलेगी, जिनकी वे बड़ी प्रशंसक और समर्थक हैं, पर जिनमें शुरू से लेकर आखिर तक कुछ भी सनसनीखेज घटता ही नहीं। जो भी हो, मम्मी की इस परेशानी ने मुझे भी कहीं हल्के से विचलित जरूर कर दिया। मेरी मम्मी मेरी माँ ही नहीं, मित्र और साथी भी हैं। 2 घनिष्ठ मित्रों की तरह ही हम दुनिया जहान की बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। मैं चाहती थी कि वे इस बारे में कोई बात करें, पर उन्होंने कोई बात नहीं की। बस जब शेखर आता तो वे अपनी स्वभावगत लापरवाही छोड़कर बड़े सहज भाव से मेरे कमरे के इर्द गिर्द ही मंडराती रहती। एक दिन मम्मी के साथ बाहर जाने के लिए मैं नीचे उतरी तो दरवाजे पर पड़ोस की एक भद्र महिला टकरा गई। नमस्कार और कुशल क्षेम के शुल्क आदि के रूप में लिया जाने वाला धन के आदान प्रदान के बाद वे बात की असली मुद्दे पर आई। ये सामने के छत वाले लड़के आपके रिश्तेदार हैं क्या? नहीं तो। अच्छा, शाम को रोज ही आपके घर बैठे रहते हैं और सोचा आपके ज़रूर कुछ लगते होंगे, तनु के दोस्त हैं। मम्मी ने कुछ ऐसी लापरवाही और निसंकोच से यह वाक्य उछाला कि बेचारी तीर निशाने पर ना लगने का गम लिए ही लौट गई। वे तो लौट गई, पर मुझे लगा कि इस बात का सूत्र पकड़ कर ही मम्मी अब ज़रूर मेरी थोड़ी धुनाई कर देगी। कहने वाली तो का तो कुछ न बना, पर मेरा कुछ बिगड़ने का हथियार तो अभी मम्मी के हाथ में आ ही गया। बहुत दिनों से अपने मन में कुछ उमड़ घुमड़ रहा तो रहा ही था, पर मम्मी ने इतना ही कहा कि लगता है इनके अपने घर में नोच गड़ाए हुए हैं। मैं आश्वस्त ही नहीं हो पाई, बल्कि मम्मी की ओर से हरा सिग्नल समझकर मैंने अपनी रफ्तार कुछ और तेज कर दी। पर इतना ज़रूर किया कि शेखर के साथ 3 घंटों में 1 घंटा ज़रूर पढ़ाई में गुजारती। वह बहुत मन लगाकर पढ़ाता और मैं बहुत मन लगाकर पढ़ती। हाँ, बीच बीच में वह कागज़ की छोटी छोटी पर्चियाँ पर कुछ ऐसी पंक्तियाँ लिखकर थमा देता कि मैं भीतर तक झनझना जाती। उसके जाने के बाद उन पंक्तियों के वे शब्दों के पीछे के भाव मेरी रग रग में सनसनाते
बनाते रहते और मैं उन्हीं में डूबी रहती। मेरे भीतर अपनी एक दुनिया बनती चली जा रही थी, भरी पूरी, बड़ी भरी पूरी और रंगीन। आजकल मुझे किसी की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती, लगता है जैसे मैं अपने में ही पूरी हूँ। हमेशा साथ रहने वाली मम्मी भी आउट होती जा रही थी और शायद यही कारण था कि इधर मैंने मम्मी पर ध्यान देना ही छोड़ दिया था। रोज़मर्रा की बातें तो होती पर केवल बातें ही होती थी, उसके परे कुछ कहीं कुछ नहीं। दिन गुजरते जा रहे थे और मैं अपने में ही डूबी अपनी दुनिया में और गहरे धंसती जा रही थी, बाहर की दुनिया से एक तरह से बेखबर सी। एक दिन स्कूल से लौटी, कपड़े बदले, शोर शराबे के साथ खाना मांगा, मीन मेघ के साथ खाया और जब कमरे में घुसी तो मम्मी ने लेटे लेटे ही बुलाया, तनु इधर आओ। पास गई तो पहली बार ध्यान गया कि मम्मी का चेहरा तमतमा रहा है। मेरा माथा ठनका। उन्होंने साइड टेबल पर से एक किताब उठाई और उसमें से कागज़ की 5-6 पर्चियाँ निकाल कर सामने रख दी। तौबा! मम्मी से कुछ पढ़ना था तो जाते समय उन्हें अपनी किताब दे गई थी। गलती से शेखर की लिखी पर्चियाँ उसी में रह गई। तो इस तरह चल रही है शेखर और तुम्हारी दोस्ती। यहाँ पढ़ाई होती है, यहाँ बैठकर यही सब करने के लिए आता है वह यहाँ। मैं चुप जानती हूँ। गुस्से में मम्मी को जवाब देने से बढ़कर मूर्खता और कोई नहीं। तुमको छूट दी, आज़ादी दी, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाओ। मैं फिर चुप। बीते भर की लड़की और करतब देखो इनके। जितनी छूट दो उतने ही पैर पसारते जा रही है इनके। एक झापड़ दूँ तो सारा रोमांस झड़ जाएगा 2 मिनट में। इस वाक्य पर मैं एकाएक तिलमिला उठी, तमक कर नज़र उठाई और मम्मी की तरफ देखा। पर यह क्या? यह तो मेरी मम्मी नहीं है। न यह तेवर मम्मी का है, न यह भाषा। फिर भी सारे वाक्य बहुत परिचित से लगा। यह सब मैंने कहीं सुना और सटाक से मेरे मन में कौंधा। नाना पर नाना को मरे तो कितने साल हो गए, ये फिर जिंदा कैसे हो गए? और वह भी मम्मी के भीतर, जो होश संभालने के बाद हमेशा उनसे झगड़ा ही करती थी, उनकी हर बात का विरोध ही करती रही। मम्मी की नानई लहजे में वाला भाषण काफ़ी देर तक चालू रहा, पर वह सब मुझे कहीं से भी छू नहीं रहा था। बस कोई बात झकझोर रही थी, तो यह कि मम्मी के भीतर नाना कैसे आ बैठे। फिर घर में एक विचित्र सा तनावपूर्ण मौन छा गया, खासकर मेरे और मम्मी के बीच। नहीं, मम्मी तो घर में रही ही नहीं, मेरे और नाना के बीच। मैं मम्मी को अपनी बात समझा भी सकती हूँ, उसकी बात समझ भी सकती हूँ, पर नाना क्या? मैं तो इस भाषा से भी अपरिचित हूँ और इस तेवर से भी बात करने का प्रश्न ही कैसे उठता है। पापा ज़रूर मेरे दोस्त हैं, पर बिल्कुल दूसरी तरह के शतरंज खेलना, पंजा लड़ाना और जो फरमाइश मम्मी पूरी ना करे उनसे पूरी करवा लेना बचपन में उनकी पीठ पर लदी रहती थी। और आज भी बिना किसी झिझक के उनकी पीठ पर लदकर अपनी हर इच्छा पूरी करवा लेती हूँ। पर इतने माय डियर दोस्त होने के बावजूद अपनी निजी बातें मैं मम्मी के साथ ही करती आई हूँ। और वहाँ एकदम सन्नाटा। मम्मी को पटकनी देकर नाना पूरी तरह उन पर सवार हो जो हैं। शेखर को मैंने इशारे से ही लाल झंडी दिखा दी, सो वह भी नहीं आ रहा था और शाम के समय कि मुझसे काटे नहीं कटता। कई बार मन हुआ कि मम्मी से जाकर बात करूं और साफ साफ पूछूं कि तुम इतना बिगड़ क्यों रही हो। मेरी और शेखर की दोस्ती के बारे में जानती तो हो, मैंने तो कभी कुछ छुपाया नहीं, और दोस्ती है तो यह सब तो होगा ही। तुम क्या समझ रही थी कि हम भाई बहन की तरह? पर तभी ख्याल आता है कि मम्मी है ही कहाँ जिनसे जाकर यह सब बात कहूँ। 4 दिन हो गए मैंने शेखर की सूरत नहीं देखी। मेरे हल्के से इशारे से ही उस बेचारे ने तो घर क्या छत पर आना भी छोड़ दिया। हॉस्टल में रहने वाले उसके साथी भी छत पर ना दिखाई देते, ना घर ही आए। कोई आता तो कम से कम उसका हाल चाल ही पूछ लेती। मैं जानती हूँ वह बेवकूफ़ी की हद तक भावुक है, उसे तो ठीक से यह भी नहीं मालूम कि आखिर यहाँ हुआ क्या। लगता है मम्मी के गुस्से की आशंका मात्र से ही सबके हौसले पस्त हो गए। वैसे कल से मम्मी के चेहरे पर तनाव कुछ ढीला जरूर हुआ है। 3 दिन की जमी हुई शक्ति
जैसे पिघल गई हो, पर मैंने तय कर लिया कि बात अब मम्मी ही करेगी। सवेरे नहा धोकर मैं दरवाजे के पीछे अपनी यूनिफॉर्म प्रेस कर रही थी। बाहर मेज़ पर मम्मी चाय बना रही थी और पापा अखबार में सिर गराए हुए थे। मम्मी को शायद मालूम ही नहीं पड़ा कि मैं कब नहाकर बाहर निकल आई। वे पापा से बोली, जानते हो कल रात को क्या हुआ? पता नहीं, तब से मन बहुत खराब हो गया है। उसके बाद मैं तो सो ही नहीं पाई। मम्मी के स्वर की कोमलता से मेरा हाथ जहाँ का तहाँ थम गया और कान बाहर लग गए। आधी रात के करीब मैं बाथरूम जाने के लिए उठी। सामने छत पर धूप अंधेरा छाया हुआ था। अचानक एक लाल सितारा सा चमक उठा। मैं चौंकी और गौर से देखा तो धीरे धीरे एक आकृति उभर आई। शेखर छत पर खड़ा सिगरेट पी रहा था। मैं चुपचाप लौट आई। कोई 2 घंटे बाद फिर गई तो देखा वह उसी तरह छत पर टहल रहा था। बेचारा, मेरा मन जाने कैसा हो गया। तनु भी कैसी बुझी बुझी रहती है। फिर जैसे अपने को ही धिक्कारती सी बोली, पहले तो छूट दो और फिर जब आगे बढ़े तो खींच कर चारों खाने चित कर दो। यह भी कोई बात हुई भला? राहत की एक गहरी निश्वास मेरे भीतर से निकल पड़ी। जाने कैसा आवेग मन में उमड़ा कि इच्छा हुई दौड़कर मम्मी के गले लग जाऊं। लगा जैसे अरसे के बाद मम्मी लौट आई हैं, पर मैंने कुछ नहीं कहा। बस अब खुलकर बात करूंगी। 4 दिन से न जाने कितने प्रश्न मन में घुमर रहे थे। अब क्या, अब तो मम्मी हैं और उनसे तो कम से कम सब कुछ पूछा जा सकता है। घर पहुंचकर जो देखा, अवाक शेखर हथेलियों में सिर थामे कुर्सी पर बैठा है और मम्मी उसी कुर्सी के हत्थे पर बैठी उसकी पीठ और माथा सहला रही है। मुझे देखते ही बड़े सहज स्वभाव स्वर में बोली कि देखा, इस पगले को 4 दिन से ये साहब कॉलेज नहीं गए हैं, ना ही कुछ खाया पिया है। उनके साथ इसका भी खाना लगवाना। और फिर मम्मी ने खुद बैठकर बड़े स्नेह से मनुहार करके उसे खाना खिलाया। खाने के बाद कहने पर भी शेखर नहीं ठहरा नहीं। मम्मी के प्रति कृतज्ञता के बोझ से झुका झुका ही वह लौट गया और मेरे भीतर खुशी का ऐसा ज्वार उमड़ा कि अब तक के सोचे सारे प्रश्न उसी में बिला गए। सारी स्थिति को समय पर आने में समय तो लगेगा, पर आ गई। शेखर ने भी अब 1-2 दिन छोड़कर आना शुरू किया और आता भी तो अधिकतर हम लिखाई पढ़ाई की ही बातें करते। अपने किए पर शर्मिंदगी प्रकट करते हुए उसने मम्मी से वायदा किया वह अब कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे मम्मी को शिकायत हो। जिस दिन वह नहीं आता मैं 2-3 बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए बरामदे से ही बात कर लिया करती। घर की अनुमति और सहयोग से यूं सरेआम चलने वाले इस प्रेम प्रसंग में मोहल्ले वालों के लिए कुछ नहीं था रह गया था और उन्होंने इस जानलेवा जमाने के नाम 2-4 लानतें भेजकर किसी गुल खिलने तक के लिए अपनी दिलचस्पी को स्थगित कर दिया था। लेकिन एक बात मैंने ज़रूर देखी, जब भी शेखर शाम को कुछ ज़्यादा देर बैठ जाता या दोपहर में आ जाता तो मम्मी के भीतर नाना कसमसाने लगते और उनकी प्रतिक्रिया मम्मी के चेहरे पर झलकने लगती। मम्मी भरसक कोशिश करके नाना को बोलने तो नहीं देती, पर उन्हें पूरी तरह हटा देना भी शायद मम्मी के लिए आसान नहीं था। यह प्रसंग मेरे और मम्मी के बीच में अब रोज़मर्रा की बातचीत का विषय ज़रूर बन गया था। कभी वे मजाक में कहती, यह जो तेरा शेखर है ना, बड़ा लीजा लीजा सा लड़का है। अरे इस उम्र में लड़कों को चाहिए घूमे फिरे मस्ती मारे, क्या मुहर्रमी सी सूरत बनाए मजनू की तरह छत पर टंगा सारे समय इधर ही ताकता रहता है। मैं केवल हंस देती। कभी बड़ी भावुक होकर कहती, तू क्यों नहीं समझती बेटे कि तुझे लेकर कितनी महत्वाकांक्षाएं हैं मेरे मन में, तेरे भविष्य को लेकर कितने सपने संजो रखे हैं मैंने। मैं हंसकर कहती, मम्मी तुम भी कमाल करती हो। अपनी ज़िंदगी को लेकर तुम सपने देखो और मेरी ज़िंदगी के सपने भी तुम ही देख डालो। कुछ सपने मेरे लिए भी छोड़ दो। कभी वे समझने के लहजे में कहती, देखो तनु, अभी तुम बहुत छोटी हो, अपना सारा ध्यान पढ़ने लिखने में लगाओ और दिमाग से वे ये सब उल्टे सीधे फितूर निकाल डालो। ठीक है, बड़े हो जाओ तो प्रेम भी करना और शादी भी। वैसे मैं कौन सी तुम्हारे लिए
वैसे भी तुम्हारे लिए लड़का ढूंढने वाली नहीं हूँ, अपने आप ही ढूंढना, पर इतनी अक्ल तो आ जाए कि ढंग का चुनाव कर सको। अपने चुनाव के रिजेक्शन को मैं समझ जाती और पूछती, अच्छा मम्मी बताओ कि जब तुमने पापा को चुना था तो नाना को वो पसंद था? मेरा चुनाव अपनी सारी पढ़ाई लिखाई ख़त्म करके 25 साल की उम्र में चुनाव किया था। मैंने खूब सोच समझ कर अक्ल अक्ल के साथ समझी। मम्मी अपनी बौखलाहट को गुस्से में छिपा कर कहती, उम्र और पढ़ाई लिखाई ये दो ही ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मम्मी मुझे जब तब धौंसती रहती। पढ़ने लिखने में मैं अच्छी थी और रहा उम्र का सवाल तो उसके लिए मन होता कि कहूँ, मम्मी तुम्हारी पीढ़ी जो काम 25 साल की उम्र में करती थी, हमारी उसे 15 साल की उम्र में ही करेगी। इसे तुम क्यों नहीं समझती हो? पर चुप रह जाती। नाना का जिक्र तो चल ही पड़ा, कहीं वे ही जाग उठे तो। छमाही परीक्षाएं पास आ गई, मेरा सारा ध्यान पढ़ने में लग गया। सबका आना गाना बजाना एकदम बंद। इन दिनों मैंने इतनी जमकर पढ़ाई की कि मम्मी का मन प्रसन्न हो गया। शायद वो कुछ आश्वस्त थी भी। आखिरी पेपर देने के पश्चात लग रहा था कि एक बोझ था जो हट गया। मेरा मन बेहद हल्का होकर कुछ मस्ती मारने को कर रहा था। मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी कल शेखर और दीपक पिक्चर जा रहे हैं, मैं भी साथ चली जाऊं? आज तक मैं इन लोगों के साथ कभी घूमने नहीं गई थी, पर इतनी पढ़ाई करने के बाद अब इतनी छूट तो मिलनी ही थी। मम्मी एक क्षण मेरा चेहरा देखती, फिर बोली, इधर आ, यहाँ बैठ, तुझसे कुछ बात करनी है। मैं जाकर बैठ गई, पर यह न समझ में आया कि इसमें बात करने को क्या है, हाँ कहो या ना। लेकिन मम्मी को बात करने का मर्ज जो है, उनकी तो हाँ ना भी 50-60 वाक्यों से लिपटे बिना नहीं निकलती। तेरे इम्तिहान ख़त्म हो गए, मैं तो खुद पिक्चर का प्रोग्राम बना रही थी। बोल कौन सा पिक्चर देखना चाहती है? क्यों, उन लोगों के साथ जाने में क्या है? मेरे स्वर में इतनी खींच भरी हुई थी कि मम्मी एकटक मेरा चेहरा ही देखती रह गई। तनु, तुझे पूरी छूट दे रखी है बेटे, पर इतना ही तेज चल कि मैं भी साथ चल सकूं। तुम साफ कहो ना कि जाने नहीं दोगे या नहीं। बेकार की बातें। मैं भी साथ चल सकूं? तुम्हारे साथ चल सकने की बात भला कहाँ से आ गई? मम्मी ने पीठ सहलाते हुए कहा, साथ तो चलना ही पड़ेगा। कभी औंधे मुँह गिरी तो कोई उठाने वाला भी तो चाहिए ना। मैं समझ गई कि मम्मी नहीं जाने देगी, पर इस तरह प्यार से मना करती है तो झगड़ा भी तो नहीं किया जा सकता। बहस करने का सीधा सा मतलब है कि उनका बघारा हुआ दर्शन सुनो, यानी 50 मिनट की एक क्लास। पर मैं कतई नहीं समझ पाई कि जाने में आखिर हर्ज क्या है। हर बात में ना नुकुर। कहाँ तो कहती थी कि बचपन में यह मत करो, यहाँ मत जाओ कहकर हमको बहुत डांटा गया था, और खुद अब वही सब कर रही है। देख लिया इनकी बड़ी बड़ी बातों को। मैं उठी और दंदनाती हुई अपने कमरे में आ गई। हाँ, एक वाक्य जरूर थमा आई मम्मी को। मम्मी, जो चलेगा वह गिरेगा भी, और जो गिरेगा वह उठेगा भी, और खुद ही उठेगा। उसे किसी की ज़रूरत ही नहीं है। पता नहीं मेरी बात की उन पर प्रतिक्रिया हुई और उनके मन में कुछ जागा कि शाम को उन्होंने खुद शेखर और उसके कमरे पर आए तीनों चारों लड़कों को बुलवा कर मेरे ही कमरे में मजलिस जमवाई और खूब गरम गरम खाना खिलवाया। कुछ ऐसा रंग जमा कि मेरा दोपहर वाला आक्रोश धुल गया। इम्तिहान ख़त्म हो गए थे और मौसम सुहाना था। मम्मी का रवैया भी अनुकूल था, सो दोस्तों के का स्थगित हुआ सिलसिला फिर शुरू हो गया, और आजकल तो जैसे उसके सिवाय कुछ रह ही नहीं गया था। फिर एक झटका। उस दिन मैं अपनी सहेली के घर से लौटी तो मम्मी की सख्त आवाज़ सुनाई दी, तनु इधर आओ तो। आवाज़ से ही लगा खतरे का सिग्नल है। एक क्षण को मैं सकते में आ गई। पास गई तो चेहरा पहले की तरह सख्त। तुम शेखर के कमरे पर जाती हो? मम्मी ने बंदूक दागी। समझ गई कि पीछे गली में किसी ने अपना करतब कर दिखाया है। कब से जाती हो? मन तो हुआ कहूँ, जिसने जाने की खबर दी है उसने बाकी बातें भी बता दी होगी, कुछ जोड़ तोड़ कर ही बताया होगा। पर मम्मी जिस तरह भबक रही थी उसमें चुप रहना ही बेहतर था समझा। वैसे मुझे मम्मी के इस गुस्से का कोई कारण समझ में नहीं आ रहा था। 2-3 बार यदि मैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए शेखर के कमरे पर चली गई तो ऐसा क्या गुनाह हो गया? पर मम्मी का हर काम सकारण तो होता नहीं, बस वे तो मूड पर ही चलती हैं। अजीब मुसीबत थी। गुस्से में मम्मी की बात करने का मतलब नहीं, और मेरी चुप्पी मम्मी के गुस्से को और भड़का रही थी।
याद नहीं मैंने शुरू में ही तुम्हें मना किया था कि तुम उसके कमरे पर कभी नहीं जाओगी। 3-3 घंटे वह यहाँ धूनी जमा कर रमा कर बैठता है, उसमें जी भरा नहीं तुम्हारा? दुख, क्रोध और आतंक की परतें उनके चेहरे पर गहरी होती जा रही थी। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि कैसे उनकी सारी स्थिति समझाऊं। वह तो बेचारे सामने वाले ने मुझे बुलाकर आगाह कर दिया था कि यह सिर आज किसी के सामने झुका नहीं, पर वहाँ मुझे आँख नहीं उठाई गई। मुँह दिखाने लायक मत रखना हमको कभी भी। सारी गली में थू थू हो रही थी, नाक कटा कर रख दी है। गजब, एक बार तो सारा मोहल्ला ही बोलने लगा मम्मी के भीतर से। आश्चर्य है कि मम्मी आज तक अपने आसपास से बिल्कुल कटी हुई थी, इसका जिसका मजाक ही उड़ाया करती थी, आज कैसे उनके सुर में सुर मिलाकर बोल रही है। मम्मी का भाषण बदस्तूर चालू, पर मैंने तो अपने कान की स्विच ही ऑफ कर लिए। जब गुस्सा ठंडा होगा, मम्मी अपने में लौट आएगी, तब समझा दूंगी। मम्मी, इस छोटी सी बात को तुम नाहक इतना तूल दे रही हो, पर जाने कैसी डोज लेकर आई कि इस बार उनका गुस्सा ठंडा ही नहीं हो पा रहा है। और हुआ यह कि अब उनके गुस्से से मुझे गुस्सा चढ़ने लगा। फिर घर में एक अजीब सा तनाव बढ़ गया। इस बार मम्मी ने शायद पापा को सब कुछ बता दिया है। कहा तो उन्होंने कुछ नहीं, वे शुरू से ही इस मामले में आउट ही रहे, पर इस बार उनके चेहरे पर भी एक अनकहा सा तनाव दिखाई दे रहा है। कोई 2 महीने पहले जब इस तरह की घटना हुई थी तो मैं भीतर तक सहम गई थी, पर इस बार मैंने तय किया कि इस सारे मामले में मम्मी को यदि ना बनकर ही व्यवहार करना है तो मुझे भी फिर मम्मी की नाना बनकर ही व्यवहार करना है, तो मुझे भी फिर मम्मी की तरह ही मोर्चा लेना होगा उनसे। और मैं ज़रूर लूँगी, दिखा तो दूँ कि मैं तुम्हारी ही बेटी हूँ और तुम्हारे ही कदम पे बताए मार्गों पे लीक से हटकर चली थी। सारी ज़िंदगी इस बात की घुट्टी पिलाती रही, पर मैंने जैसे ही अपना पहला कदम रखा, घसीट कर मुझे शुरू हो गई। मेरे मन में देर देर तक सोच डाले कि यह एक दिन बाकायदा मम्मी से बहस करूंगी, साफ साफ कहूंगी कि मम्मी इतने ही बंधन लगा कर रखना था, मम्मी इतने ही बंधन लगा कर रखना था, शुरू से वैसे पालती, क्यों झूठ मूठ आज़ादी देने की बातें करती सिखाती है। पर एक बार मेरा भी मन सुलग कर इस तरह राख हो गया था कि मैं गुमसुम सी अपने ही कमरे में पड़ी रहती। मन मन बहुत भर रहा आता तो रो लेती। घर में सारे दिन हंसती खिलखिलाती रहने वाली मैं एकदम चुप होकर अपने ही में ही सिमट गई थी। हाँ, एक वाक्य जरूर बार बार दोहरा रही थी कि मम्मी, मुझे अच्छी तरह समझ लो कि मैं भी अपने मन की करूँगी। हालांकि मेरे मन में क्या है इसकी कोई भी रूपरेखा मेरे सामने न थी। मुझे नहीं मालूम कि इन 3-4 दिनों में बाहर क्या हुआ। घर बाहर की दुनिया से कटी, अपने ही घर में सिमटी मैं मम्मी से मोर्चा लेने की दौड़ सोच रही थी, पर आज दोपहर मुझे कतई अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ जब मम्मी ने अपने बरामदे से ही चिल्लाते हुए सुना, शेखर, कल तो तुम लोग छुट्टियों में अपने घर चले जाओगे। आज अपने दोस्तों के साथ खाना इधर ही खाना। नहीं जानती जिस जद्दोजहद से गुजर कर मम्मी इस स्थिति में पहुंची होगी। और रात को शेखर, दीपक और रवि के साथ खाने की मेज़ पर डटा हुआ था। मम्मी उतने ही प्रेम से खाना खिला रही थी। पापा वैसे ही खुले ढंग से मजाक कर रहे थे, मानो बीच में कुछ घटा ही नहीं। अगल बगल की खिड़कियों में 2-4 सिर चिपके हुए थे। सब कुछ पहले की तरह बहुत सहज स्वाभाविक हो उठा था। केवल मैं इस सारी स्थिति से एकदम तटस्थ होकर यही सोच रही थी कि नाना पूरी तरह नाना थे 100%, और इसी से मम्मी के लिए लड़ना कितना आसान हो गया होगा। पर इन मम्मी ने से लड़ा भी कैसे जाए कि एक पल नाना होकर जीती है, एक पल मम्मी होकर। इस तरह से मनु भंडारी की यह जो त्रिशंकु थी, एक आज़ाद ख्याल वाली माँ की उलझन, उसको हम लोगों ने देखा। अब उससे संबंधित कुछ सवाल जो हैं उसको हम लोग कर लेते हैं।
अतः त्रिशंकु में दो पीढ़ियों के संघर्ष के स्वरूप में प्रकट हुआ है। स्वतंत्रता के पश्चात समूचे भारतीय साहित्य और हिंदी साहित्य के केंद्रीय विषय एक ही रहा, परंपरागत मूल्य भ्रमों से मुक्ति। आज़ादी के लगभग 30-35 वर्षों के साहित्य में यथार्थ और स्वप्न मोह भंग का आत्मसंघर्ष अभिव्यक्त हुआ है। इसका संबंध किसी न किसी तरह परंपरागत मूल्यों को तोड़ने से ही है। निसंदेह आज़ादी के बाद के कुछ वर्षों में परंपरागत मूल्य भ्रमों में मुक्ति की छटपटाहट की साहित्य के केंद्र में थी, लेकिन मूल्यों के मुक्ति के साथ दूसरी तरफ नए मूल्यों के निर्धारण और सामाजिक स्तर पर उसकी स्थापना की कोशिश भी जारी रही। वास्तव में आधुनिक जीवन स्थितियों के समानांतर अधिकार प्राप्त करने की लालसा या फिर प्राप्त करवा देने की क्रियात्मकता के साथ रस्म रिवाज और विचार के स्तर पर आधुनिक बनने की लालसा व्यंजित करना मनु जी की त्रिशंकु का मुख्य कथ्य है। लेकिन आज का भारतीय मानस संस्कारों और आधुनिकता के द्वंद्व में इस कदर घिरा हुआ है कि उसकी स्थिति अधर में लटके त्रिशंकु की हो गई है। परंपरागत मूल्यों से मुक्त होने की छटपटाहट में भारतीय स्त्री वर्तमान जीवन के त्रासद स्थितियों के बीच जीने मरने के लिए विवश है, परंतु वह अपने को पूर्णतः आधुनिक बना नहीं पा रही। असल में रहन सहन और विचारों के स्तर पर आधुनिक बनने की चाहत जब तक भावना मूलक अर्थ में होती रहेगी, तब तक कुछ बनाने की चाहत भरी अभिव्यक्ति न सिर्फ साहित्यिक अभिव्यक्ति के रूप में वरन व्यापक सामाजिक बदलाव के अर्थों में भी असफल सिद्ध होती रहेगी। त्रिशंकु इसी असफलता को व्यंजित करते हुए तथाकथित आधुनिकता का नकाब पहनने वाली स्त्री को बेनकाब करती है। आधुनिकता की चाह और बौद्धिकता के बावजूद परंपरागत मूल्य उसे बार बार अपनी ओर खींचती है। तुमको छूट दी, आज़ादी दी, इसका मतलब यह नहीं कि तुम नाजायज फायदा उठाओ। बित्ते भर की लड़की और कर्तव्य देखो इनके, जितनी छूट दी उतने ही पैर पसारते जा रही है। उसके एक झापड़ दूंगी तो सारा रोमांस झड़ जाएगा 2 मिनट में। यह बात सुनकर तनु तिलमिला जाती है। तनु और शेखर का मिलना बंद हो जाता है। दोनों के बीच माता पिता के निषेधों से भरी संकीर्णता की एक दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। तनु कुछ बुझी सी रहने लगती है, उधर शेखर भी गमगीन सा रहने लगता है। स्थिति की बोझिलता को देखकर मम्मी का मन भी उदास होता जाता है। वह एक बार अपने आप को धिक्कारते हुए तनु और शेखर को दोबारा दोस्ती करवा देती है, साथ में यह कहते हुए कि अरे इसमें लड़कों को चाहिए कि घूमे फिरे मस्ती मारे। मम्मी की तरफ से फिर से दी गई स्वतंत्रता से तनु कुछ हद तक आश्वस्त हो जाती है, लेकिन मम्मी को फिर से ना जाने क्या हो जाता है कि वह तनु को समझाने के लहजे में कहने लगती है, देखो तनु, अभी तुम बहुत छोटी हो, अपना सारा ध्यान पढ़ने लिखने में लगाओ और दिमाग से ये उल्टे सीधे फितूर निकाल बाहर डालो। ठीक है, बड़े हो जाओ तो प्रेम भी करना और शादी भी। मैं तो वैसे भी तुम्हारे लिए लड़का ढूंढने वाला नहीं हूँ, अपने आप ही ढूंढना। अब इतनी अकल तो आ जाए कि ढंग से चयन कर सको। मम्मी के इन दो अलग अलग व्यक्तित्व को तनु समझ नहीं पाती। कभी वह परंपराओं के चंगुल में फंसी आधुनिकता का विरोध करती नजर आती, तो अगले ही पल फिर मुक्त रहो और मुक्त रखो जैसी प्रगतिशील नारे को लेकर उपस्थित हो जाती। तभी तो तनु का शेखर के कमरे पर जाना उसे क्रोध से भर देता। मोहल्ले भर को उनकी दकियानुसी सोच के लिए कोसती मम्मी भी उन्हीं की भाषा में बोलने लगती है। मुंह दिखाने लायक मत रखना, इनको कहो इनको कभी भी सारी गली में थू थू हो रही है। मुंह दिखाने लायक मत रखना, हमको कहीं भी सारी गली में थू थू हो रही। तनु को मम्मी की क्रांतिकारी चेतना दूर कहीं छिटकी पड़ी नजर आती है। अब तो उनका अंदाज निहायत ही तनातनी वाला लगने लगता है। वह मम्मी से पूछना चाहती है, इतने बंधन लगाकर रखना था तो शुरू से वैसे पालती, क्यों झूठ मूठ की आज़ादी देने वाली बातें करती सिखाती रही। लेकिन कुछ भी पूछ नहीं पाती। वह अपने में
सिमट जाती। मम्मी और पापा के प्रेम प्रसंग में नाना के कभी विवाह का तीव्र विरोध किया था और मम्मी उस विरोध की पूरी तरह सामना करके अपने मकसद में जीत हासिल की थी। वर्तमान समाज जीवन की त्रासद स्थितियों के बीच जीने के लिए विवश हो जाती। तनु की पीढ़ी में निर्णय लेने का साहस है। ऊपरी तौर पर वातावरण भी इस साहस को उकसाता है। वातावरण में वर्जनाओं की मुक्ति के भरे स्वर भरे हुए हैं, लेकिन जब कोई निर्णायक क्षण आता है तब पुरानी पीढ़ी के मूल्य आड़े आ जाते हैं। तनु का मम्मी का विरोध सहना पड़ता है। अब जिन्होंने स्वयं प्रेम विवाह किया था। तनु की परेशानी पुरानी मानसिकता का विरोध नहीं है, उसे तो यह सरलता से कर सकती है, लेकिन जहाँ पुराना और नया दोनों गड़बड़ हो वहाँ उलझन बढ़ जाता है। पुरातन मूल्यों की जकड़न से मुक्ति की छटपटाहट में भारतीय स्त्री वर्तमान जीवन की त्रासद स्थितियों के बीच जीने के लिए विवश हो गई है, परंतु वह अपने को पूर्णतः आधुनिक बना नहीं पा रही है। भारतीय स्त्री की इस त्रासदी को मनु भंडारी ने अपनी पैनी दृष्टि से उजागर किया है। उन्हें अनेकों की तरह मनु जी ने भी अपनी कहानियों के माध्यम से अभिव्यक्त करने की कोशिश की है। त्रिशंकु कहानी के आधार पर भारतीय मध्यम वर्ग स्त्री की आधुनिक और परंपराओं के बीच जीने की व्यवस्था को रेखांकित कीजिए। मनु भंडारी कृत त्रिशंकु अनेक कारणों से एक महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय कहानी है। नई कहानी के दौर में कहानी जिस अनुभववाद की शिकार हुई थी, त्रिशंकु उसका अतिक्रमण करती है। मनु भंडारी ने नारी के परिवेश को विभिन्न समस्याओं के विविध पहलुओं की गहराई के साथ देखा है और उसे साहस और तटस्थता के साथ यथार्थ के धरातल पर प्रस्तुत किया है। यह साहस और तटस्थता मनु भंडारी की कहानियों को बहुत बड़ी विशेषता कही जा सकती है, क्योंकि उससे पहले कथा साहित्य में अक्सर ही नारी का चित्रण पुरुष की आकांक्षाओं से प्रेरित होकर किया गया। नारी के समग्र व्यक्तित्व को यथार्थ के धरातल पर इससे पहले प्रस्तुत नहीं किया गया था। मनु भंडारी ने अपनी कहानियों में पुरानी रूढ़ियों का परित्याग करते हुए नारी को उसकी वास्तविक यथार्थ रूप में अभिव्यक्ति दी है। आज़ादी के बाद समूचे जनमानस बाहरी और भीतरी रक्त पर एक भयानक अंतर्विरोध का शिकार हो चुका था और नारी स्वयं को हर संभव प्रयासों के बावजूद भी आधुनिक नहीं बना पा रही थी। वास्तव में आधुनिक जीवन स्थितियों के समानांतर अधिकार प्राप्त करने की लालसा या फिर प्राप्त करवा देने की क्रियात्मक के रस्मों रिवाज और विचार के स्तर पर आधुनिक बनने की लालसा को व्यंजित करना मनु भंडारी के त्रिशंकु का मुख्य कथन है। भारतीय मध्यम वर्गीय स्त्री परंपराओं मूल्यों से मुक्त होने की छटपटाहट में वर्तमान जीवन की त्रासद स्थितियों के बीच जीने मरने के लिए विवश है, परंतु वह अपने को पूर्णतः आधुनिक नहीं बना पाती। त्रिशंकु इसी असफलता का व्यंजित करते हुए तथाकथित आधुनिकता का नकाब पहनने वाली स्त्री को बेनकाब करती है। आधुनिकता की चाह और बौद्धिकता के बावजूद परंपरागत मूल्य उसे बार बार अपनी ओर खींच लेते हैं। मुक्त रहो और मुक्त रखो का नारा लेकर चलने वाली मम्मी पापा ने जब तनु और उसके दोस्त लड़कों के मुक्त रहने का जो रूप देखा तो मोहल्ले वालों के साथ साथ उनकी आंखों में भी कुछ अजीब अजीब शंकाएं तैरने लगी। मम्मी को जब तनु और शेखर के बीच पनपते हुए प्रेम का पता चलता है तो वो बरस पड़ती है। तुमको छूट दी, आज़ादी दी, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाओ। बित्ते भर की लड़की और कर्तव्य देखो, इनके जितनी छूट थी उतने पैर पसारते जा रही है। इनके एक झापट दूंगी तो सारा रोमांस झड़ जाएगा 2 मिनट में। मम्मी की इस बात से तनु तिलमिला उठी। मम्मी ने ही शेखर और दूसरे लड़कों से उसकी दोस्ती करवाई थी और दोस्ती की है तो उस दोस्ती से प्रेम उत्पन्न हो जाए तो इसमें उनका क्या कसूर। मम्मी दोबारा तनु की दोस्ती शेखर से करवा देती है। मम्मी की तरफ से फिर से दी गई स्वतंत्रता से तनु कुछ हद तक आश्वस्त हो जाती है, लेकिन मम्मी को फिर से न जाने एक दिन क्या हो जाता है कि वे तनु को एक दिन समझाती है कि देखो बेटा, अभी तुम
बहुत छोटी हो, अपना सारा ध्यान पढ़ने लिखने पर लगाओ, दिमाग से ये उल्टे सीधे फितूर निकाल डालो। ठीक है, एक बार बड़े हो जाओ, प्रेम भी करना और शादी भी। मैं तो वैसे भी तुम्हारे लिए लड़का ढूंढने वाली नहीं हूँ, अपने आप ही ढूंढना। लेकिन इतनी अकल तो आ जाए कि ढंग का चुनाव कर सको। अन्यत्र मम्मी धमकाने के लहजे में कहती है कि तुमने तनु मुझे पूरी तरह छूट दे रखी है, पर बेटे पर इतना ही तेज चल कि मैं भी साथ चल सकूं। मम्मी के इन दो अलग अलग रूपों को तनु समझ नहीं पाती। मम्मी कभी तो उसे आधुनिकता के पक्ष में खड़ी नजर आती, तो कभी परंपरा के। मम्मी के इन दो रूपों ने तनु खींच उठती है, और वह मम्मी से कहना चाहती है कि यदि इतने बाण लगाकर ही रखना था, तो उसी तरह से उसका पालन पोषण करती। लेकिन वह कुछ कह नहीं पाती। तनु का अपनी सहेली के घर से घर लौटने पर देर से घर लौटने पर मम्मी का यह सवाल कि क्या वह शेखर के कमरे पर जाती है, तनु को उद्वेलित करता। वह समझ ही नहीं पाती मम्मी के गुस्से का आखिर कारण क्या है। यदि वो 2-3 बार वह थोड़ी थोड़ी देर को शेखर पर चली गई, तो ऐसा क्या गुनाह किया गया। तनु को लगता है कि अब शायद उसे मोर्चा लेना ही होगा, वैसे ही मोर्चा जिसकी बात अपने संदर्भ में नाना से लेने की बात मम्मी जब तब करती रहती थी। मम्मी की दी गई आज़ादी को वह झूठी आज़ादी मानती है। त्रिशंकु की आंतरिक द्वंद्व को प्रकट करती त्रिशंकु स्त्री के आंतरिक द्वंद्व को प्रकट करती कहानी है। कभी स्त्री अत्यंत दीनहीन असहाय सी दिखाई देती है, तो कभी खास तौर से बेटी या बहू के सामने भयावह रूप में सामने आ जाती है। लेकिन ध्यान देनी बात यह है कि स्त्री की भयावह छवि या उसके व्यक्तित्व में होने वाले आतंककारी परिवर्तन स्थायी नहीं होता, और उसमें बहुत उतार चढ़ाव आते रहते हैं। दरअसल समाज में पुरुष का जो दबदबा कायम हो चुका है, उसके प्रभाव से स्त्री कैसे बच सकती है। अर्थात उसके यानी स्त्री के अस्तित्व में कभी कभी होने वाला पुरुष जन्य परिवर्तन इसी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का परिणाम है। समाज की समस्त कार्य प्रणालियाँ पुरुष द्वारा तय किए गए मानदंड के आधार पर चलती है। ऐसे में विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक अवयवों पर पुरुष की विचारधारा का प्रभाव स्वाभाविक है। स्त्री और पुरुष की प्रकृति में कुछ कुछ मूलभूत अंतर होता है, लेकिन स्त्री अपनी स्थिति के चलते पुरुष के स्वभाव और उसके संस्कार को कम या ज़्यादा ग्रहण करने के लिए बाध्य है। यहीं पर उसके व्यक्तित्व में द्वेष प्रकट होता है। देखने में लगता है कि स्त्री पुरुष जैसा व्यवहार कर रही है। त्रिशंकु में तनु अपनी माँ की उदारता और कठोरता दोनों का अनुभव करती है, और अंत में वह इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि उसकी माँ के व्यक्तित्व में कठोरता का भाव उसकी माँ के व्यक्तित्व में प्रवेश के कारण संभव हो पाता है। यह स्थिति बहुत पेचीदा होती है, लक्ष्य स्पष्ट नहीं हो पाता होता। ऐसे में एक स्त्री के सामने एक समस्या होती है कि वह अपने अधिकारों के लिए पुरुष से लड़े या स्त्री के व्यक्तित्व में प्रविष्ट पुरुष की प्रकृति से। त्रिशंकु में तनु का यह कहना है कि वह इन मम्मी से लड़ा भी कैसे जाए, कि एक पल नाना होकर जीती हैं तो एक पल मम्मी होकर बड़े यथार्थ को प्रकट करता है। स्त्री का संघर्ष कभी भी जटिल होता है, इसलिए भी जटिल होता है कि उसे एक ही स्त्री और पुरुष दोनों से जूझना पड़ता है। इस कहानी में आधुनिकता के स्तरों पर परंपरागत संस्कारों और मूल्यों के द्वंद्व को मार्मिकता के साथ व्यक्त किया गया है। एक और मुक्त प्रेम और मुक्त यौन संबंध के दावे, और दूसरी तरफ आचार और आचरण और व्यवहार में खोखलापन, अर्थात आधुनिकता का निर्वाह वहीं तक जहाँ तक उसे अहं की तुष्टि हो सके। मुक्त रहो और बच्चों को मुक्त रखो कहने वाली मम्मी तनु और शेखर के प्रेम संबंध को लेकर इसलिए सहज नहीं हो पाती। तनु मम्मी के रूप में अपने नाना को देखती है। मम्मी की इस संक्रांत मानसिकता और उसके विभाजित व्यक्तित्व के लिए एक और आधुनिकता के उद्यम लालसा जिम्मेवार है, तो दूसरी तरफ परंपरागत संबंधों की जकड़न। इसी से मम्मी और तनु के संबंधों में गहरे द्वंद्व की सृष्टि हुई है। समकालीन जीवन मूल्य दो पीढ़ियों में संक्रमित होकर किस तरह व्यक्ति की मानसिकता को महत्ता और संक्रमित करता है, इसका संयोजन बड़े कौशल से किया गया है। तनु की स्थिति इसलिए अधर में लटके हुए त्रिशंकु की सी हो गई है
की तन हो जाती है। तनु की पीढ़ी में निर्णय लेने का साहस है। ऊपरी तौर पर वातावरण भी इस साहस को उकसाता है। वातावरण में वर्जनाओं से मुक्ति के स्वर भरे हुए हैं, लेकिन जब कोई निर्णायक क्षण आता है तब पुरानी पीढ़ी के मूल्य आड़े आ जाते हैं। तनु को मम्मी का विरोध करना पड़ता है, जिन्होंने स्वयं प्रेम विवाह किया था। तनु की परेशानी पुरानी मानसिकता का विरोध नहीं है, उसे तो वह सरलता से कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पुराना और नया दोनों गड़बड़ हो वहाँ उलझन बढ़ जाती है। पुरातन मूल्यों की जकड़न से मुक्ति की छटपटाहट में भारतीय स्त्री वर्तमान जीवन की त्रासद स्थितियों के बीच जीने के लिए विवश हो गई है, परंतु वह अपने को पूर्णतः आधुनिक नहीं बना पा रही है। डॉक्टर महीप सिंह श्रेष्ठ हिंदी कहानियों में लिखते हैं कि आज का भारतीय मानस संस्कारों और आधुनिकता के द्वंद्व में इस कदर घिरा हुआ है कि उसकी स्थिति अधर में लटके हुए त्रिशंकु की सी हो गई है। बौद्धिकता का दबाव उसे तथाकथित आधुनिकता की ओर धकेलता है और संस्कारगत तथा सामाजिक स्थितियां उसे परंपरागत मूल्यों की ओर वापस खींच लाती है। संक्षेप में मनु भंडारी ने समय, मूल्यों और परिवेश के परिवर्तन को गहराई से देखा है, इसलिए उनकी कहानियाँ बदलाव की बारीक तंतुओं को विश्लेषित करने में सफल रही है। भारतीय नारी के आधुनिक और परंपराओं के बीच जाने की बाध्यता को भी इन्होंने समझा है, जाना है, परखा है और उसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति उनकी त्रिशंकु कहानी में हुई है।